हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 24th ऑफ जून एंड 24th ऑफ जून के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। कुछ टाइम से लेक्चर बंद था क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी था, कई सारे प्रोग्राम थे घर में, इवन उसके बाद मेरी तबीयत भी खराब हो गई, कोइंसिडेंस हो गए कई सारे। अब मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, बट मैंने रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए इस वीडियो की टाइमिंग चेंज कर दी है। ये वीडियो पहले 10 बजे आता था, अब ये 12 बजे दिन में आपको रेगुलरली मिलेगा। संडे को भी ये वीडियो आपको दूंगा अगर संडे को मैं आउट ऑफ सिटी नहीं जाता हूं तो। क्लियर? तो मैं अपने वीडियो की टाइम को बताना चाहूंगा पहले कि आपको सुबह 6 बजे एक करंट अफेयर का एमसीक्यू का वीडियो मिलेगा जिसमें आपको लिमिटेड करंट अफेयर के एमसीक्यू कराए जाएंगे जो मेरे खुद बनाए हुए होते हैं। आपको कहीं भी ये वीडियो नहीं मिलेंगे एमसीक्यू, अगर मिलते हैं तो 1 लाख रुपए की आपको इनाम है। क्लियर? इसके बाद 12 बजे आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो मिलेगा रेगुलर बेसिस पर। इसके बाद आपको एक शॉर्ट बताया जाएगा जो कि मैंने आपको 12 बजे क्या पढ़ाया है इस शॉर्ट में बताऊंगा, शॉर्ट में, जिसमें अगर आपको रिलीवेंट लगता है तो आप देख लीजिए, अगर रिलीवेंट नहीं लगता है तो आप 12 बजे का वीडियो क्यों देखोगे। क्लियर? छोड़ दिए, स्किप करिए, फिर नेक्स्ट का वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो 12 बजे आएगा जब का। फिर इसके बाद 3 बजे मेरा एक पॉलिटी का बैच चल रहा है, इंडियन पॉलिटी में आपको पूरी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके ऑलरेडी 34 लेक्चर हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, आप मेरे चैनल को खोलिए या फिर 3 बजे तक का वेट करिए। वेडनेसडे और संडे को ये 2 दिन आता है वीडियो। क्लियर? इसके साथ मैंने 70% इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करा दिया है। अब इंडियन इकोनॉमी देखना कैसे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, देख लीजिए, आपकी इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाएगी। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे ईरान अटैक ऑन यूएसए बेस इन कतार। देखो, जैसे आप जान रहे हो कि अभी इसराइल और ईरान का वार स्टार्ट हो चुका है। अब ये क्या रीजन था, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं। पहले का जो मेरा प्रीवियस न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो आया था गैप से पहले 14th ऑफ जून या 16th ऑफ जून का, उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि क्या क्या इशू है इसराइल और ईरान के बीच में। इवन आज भी मैं रिपीट कर दूंगा। इसमें यूएसए का इन्वॉल्वमेंट क्या है। अब यूएसए ने अटैक कर दिया था, जो 3 न्यूक्लियर साइट है ईरान की उस पर अटैक किया था। अब इसका कंसिक्वेंस क्या निकला, ईरान ने क्या किया, रिटेलिएशन में क्या किया, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर पार्लियामेंट्री फ्रेंडली ग्रुप, देखो क्या है कि अभी 3 डेज की नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है ऑन एस्टीमेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इस मीटिंग में ओम बिरला जी ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फ्रेंडली ग्रुप। अब ये क्या करेगा फ्रेंडली ग्रुप, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर डोभाल एंड राजनाथ सिंह विजिट इन चाइना। देखो, अभी मीटिंग होनी है चाइना में सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी वी कैन से काउंसिल सेक्रेटरीट की। इस मीटिंग में हमारे अजीत डोभाल साहब पहुंच चुके हैं, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो कि चाइना के हैं वैंग ई, उनसे मुलाकात करी, क्या डिस्कस किया, इंडिया पाकिस्तान का इशू क्यों आया इसके अंदर, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर 2025 ब्लूमबर्ग फिलांथ्रोपिस्ट अवार्ड, अभी इंडिया 6th कंट्री बन गई है जिसको ये अवार्ड मिला है, ब्लूमबर्ग फिलांथ्रोपिस्ट अवार्ड। इस अवार्ड को गेन करने में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिया ने ऐसा क्या किया है कि ये 6th कंट्री बनी है वर्ल्ड में, और पांच कंट्री कौन सी हैं वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग, देखो अभी एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में कंफर्म किया गया है कि हमारे इंडिया में कितनी चाइल्ड लेबर है, इवन कौन सी स्टेट ने ज़्यादा कंट्रोल करने में अपना अचीवमेंट किया है और कौन सी स्टेट नंबर 1 पे है जिसने चाइल्ड लेबर और ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने में पूरा अप्रोच लगा है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड एग्रीमेंट, देखो ये डिस्कशन 1 साल से चल रहा है आसियान और इंडिया के बीच में कि गुड्स एग्रीमेंट साइन हो जाए जिससे आसियान की जितनी भी कंट्रियां और इंडिया के बीच में टैरिफ रिड्यूस हो जाए। अब ये कितना रिड्यूस करेंगे, इस एग्रीमेंट में क्या क्या है, इवन इसमें रीरूट का कंसेप्ट क्या आ रहा है, क्योंकि इंडिया ऑब्जेक्शन उठा रही है चाइना से कि चाइना क्या कर रही है कि रॉ मटेरियल दे रही है आसियान कंट्रियों को और ये रॉ मटेरियल को फिनिश करके इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिससे इंडिया का ट्रेड डिफिसिट बढ़ रहा है। अब क्या डिस्कशन चल रहा है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते हैं वीडियो शॉर्ट करते हैं। देखो, ईरान अटैक ऑन यूएसए मिलिट्री बेस इन कतार। पहले तो आप मिलिट्री बेस समझ लीजिए, मिलिट्री बेस कौन कौन से है। देखो, अल उदीद इन कतार, ये अल उदीद बेस है यूएसए का,
वी कैन से सबसे बड़ा बेस है वेस्ट एशिया में, क्लियर, यूएसए का, और इसी पर अटैक कर दिया है किसने, ईरान ने अपनी मिसाइल वी कैन से शॉर्ट रेंज एंड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिया, शॉर्ट रेंज एंड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिया है। इवन यूएसए ने क्लेम किया है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। अब ऐसा हो कर है, पहले तो आप इतना समझ गए कि अल उदीद है, कतार में बेस है यूएसए का, और यहाँ पर मिलिट्री है, कमांड एंड कंट्रोल किया जाता है, इवन एयर स्पेस के लिए भी कमांड एंड कंट्रोल किया जाता है। बड़ा स्टेशन है यूएसए का, वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा स्टेशन है। इवन अब ऐसा होकर है, देखो जैसे आप जानते हो कि इसराइल और ईरान के बीच में अभी कई सारा इशू चल रहा है। अब इसराइल का पूरा सपोर्ट है किसको, यूएसए का, और इसराइल को ही पूरा मोटिवेट किया यूएसए ने कि ईरान पर अटैक करो जितने भी न्यूक्लियर साइट हैं। इवन ईरान कई साल से न्यूक्लियर बम, इवन यूरेनियम एनरिचमेंट कर रही थी, और इसका कई सारा डिस्कशन भी चल रहा था। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि P5+1 जो कि परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी एंड 1 जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन, इन सभी ने डिस्कस किया था कि ईरान पर कंट्रोल लगाया जाए, सेंसन लगाया जाए, क्योंकि वो यूरेनियम का एनरिचमेंट ज़्यादा कर रही है, दैट लीड टू डेवलप द न्यूक्लियर बम, क्लियर। और इसी को देखते हुए ईरान पर कई सारा सेंसन भी लगा था। इवन ईरान भी कंट्रोल हो गई थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यही मैनेज करती है पूरे एटॉमिक इशू, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी के जितने भी इशू होते हैं ये पूरी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, यही मैनेज करती है। अब इनका कहना था कि ईरान 90% यूरेनियम एनरिचमेंट कर रही है, और जो कि डायरेक्ट लीड करता है कि वो न्यूक्लियर बम बनाने जा रही है। इसी को देखते हुए 2015 में परमानेंट 5 मेंबर ऑफ यूएनएससी एंड 1 जर्मनी एंड वी कैन से यूरोपियन यूनियन की मीटिंग हुई, ईरान पर सेंसन लगाया, ईरान पर कंट्रोल किया गया। इवन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब फर्स्ट टर्म के यूएसए के प्रेसिडेंट बने, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वर्ल्ड से अलग होने का प्रयास किया कि यूएसए को हम अलग करेंगे, अपनी कंट्री के बारे में सोचेंगे, और ये तक बोल दिया कि हम ये P5+1 इवन जॉइंट कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान में इन्वॉल्व होने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, हम विड्रॉल कर रहे हैं। यूएसए विड्रॉल हो गई। इवन ईरान को छूट मिल गई, ईरान को बिल्कुल रिलीफ मिल गया कि अब मैं और यूरेनियम एनरिचमेंट करूंगा, और उसने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इवन उसके ऊपर सेंसन भी लगा था, बट सेकेंड टर्म यूएसए के प्रेसिडेंट आए और उन्होंने कई सारे इंटरनेशनल इशू को उठाया और ईरान पर फिर से कंट्रोल करना स्टार्ट किया। इवन ईरान के साथ कई सारी मीटिंग भी होल्ड करी गई, और 4th मीटिंग भी होने वाली थी ओमान में, बट इससे ही पहले इसराइल ने कई सारे न्यूक्लियर साइट पर ईरान के अटैक कर दिया। अब देखो, ये तो ऑफिशियली कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि इसराइल और यूएसए बहुत अच्छे दोस्त हैं, इवन बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। जो यूएसए बोलती है वही इसराइल करती है वेस्ट एशिया में। अब यूएसए ने बोला इसराइल से कि आप अटैक कर दो, तो डेफिनेटली यूएसए का तो सपोर्ट है इसमें। इवन ईरान ने कई सारा क्लेम किया है, पर यूएसए अपने आप को बचाती रही, डोनाल्ड ट्रंप साहब, कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसी को देखते हुए जब ऊपर से हद हो गई, दोनों कंट्रियां आपस में लड़ी जा रही थी, ईरान भी अटैक कर रही थी, इवन इसराइल भी अटैक कर रही थी, तो यूएसए ने 3 न्यूक्लियर साइट यूएसए स्ट्राइक 3 न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान, ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर दिया। क्या कर दिया? ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर दिया यूएसए ने। अब इसी को देखते हुए जैसे कि ईरान ने पहले ही बोल के रखा था कि अगर इसराइल का स्ट्राइक नहीं रुका तो मैं आपको धमकी देता हूं। 3 कंट्रियों को धमकी दी थी इसने पहले ही, एक दिया था यूएसए, एक यूके और फ्रांस। इन 3 कंट्री के जितने भी एयर बेस है वर्ल्ड में, वी कैन से वेस्ट एशिया में, और जो भी उनकी रेंज के अंडर हैं, उन सभी पर ईरान अपनी स्ट्राइक करेगी।
बट यूएसए नहीं मानी, यूएसए ने इसको मजाक में लिया और यूएसए ने 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर दिया ईरान की। अब स्ट्राइक तो कर दी, अब ईरान का बदला लेना था, रिटेलिएशन लेना है। तो ईरान ने क्या किया, कतार में एक अल उदीद यूएसए का सबसे बड़ा बेस है, मिलिट्री बेस है, इवन कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द एयर स्पेस, इसको डिस्ट्रॉय करने का पूरा प्रयास किया, स्ट्राइक किया इस पर, क्लियर, स्ट्राइक किया। इवन कतार का क्लेम है कि हमने ईरान की मिसाइल को, जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल थी शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज, उन सभी को इंटरसेप्ट कर लिया। क्या बोल रहा कतार, कतार बोल रहा है कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया, इवन उनको एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि ये यूएसए कंफर्म नहीं कर रही है कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, बट कैजुअलिटी तो मुझे लगता है बिल्कुल हुई होगी। दोनों कंट्रियां छुपा रही है, कतार भी छुपा रही है इस बात को और यूएसए भी छुपा रही है, क्लियर, कैजुअलिटी तो बिल्कुल हुई है। अब इसी के साथ इराक का भी इशू आया, इसी में क्या इशू आया इराक का, इराक जो कंट्री है यहां पर भी यूएसए का एक बेस है जिसको बोलती है एन अल असद, ऐसे नाम से है, एन अल असद नाम से है इराक में यूएसए का बेस। इस बेस पर भी ईरान ने अटैक किया है, स्ट्राइक किया है कि नहीं किया, इवन ये भी डिस्ट्रॉय हुआ है, बट ईरान ने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। ईरान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ईरान डिनाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्राइक ऑन इराक यूएसए बेस, और इराक ने बोला है ये मिलिटियाज लोकल हैं, उन्होंने अटैक किया है, इवन हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट इराक और यूएसए कहना है कि पूरा ईरान का इन्वॉल्वमेंट है इस बेस को भी उड़ाने में। ये कहानी हुई खत्म। अब ऐसा हुआ क्यों, देखो इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने एक एवन प्रिजन है, वी कैन से तेहरान जो कैपिटल है ईरान की, वहां पर एक प्रिजन है एवन प्रिजन, क्लियर। इस प्रिजन में जितने भी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर हैं, जितने भी और दूसरी कंट्री के फ्रीडम फाइटर या वी कैन से जो भी रिवोल्यूशनरी है, तो उन सभी को इस जेल में बंद रखा था। इवन इस जेल को अटैक किया किसने, इसराइल ने। इवन फ्रांस ने भी इस चीज का क्रिटिसाइज किया है, कंडेम किया है कि इसराइल ने जो एवन प्रिजन पर अटैक किया है, स्ट्राइक किया है, दैट इज टू बी कंडेम्ड बाय फ्रांस कंट्री। क्यों कंडेम किया है, क्योंकि इस प्रिजन में 2 फ्रांस के सिटीजन भी हैं इसके अंदर, तो दैट लीड टू द थ्रेट टू देयर लाइफ, क्लियर, फ्रांस के सिटीजनों को थ्रेट है, क्लियर। तो इस वजह से इसने भी वी कैन से क्रिटिसाइज किया है फ्रांस ने। ये पूरी कहानी है और कुछ नहीं है, बट मुझे लगता है ये पूरा कंसिक्वेंस, मैं अपना ओपिनियन बताता हूं कि यूएसए बिना वजह ये लड़ाई स्टार्ट करवाई है। यूएसए एक तरफ तो बोलती है कि यूक्रेन और रशिया का वार खत्म होना चाहिए, क्योंकि दैट लीड टू डिस्ट्रॉय दी वर्ल्ड इकोनॉमी, क्लियर, रिसेशन आने की पॉसिबिलिटी है, ये है वो है। बट यूएसए ने क्यों स्ट्राइक किया ईरान पर मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ईरान इज ऑलरेडी रेडी, ईरान वॉज ऑलरेडी रेडी टू डिस्कस विद यूएसए ऑन यूरेनियम एनरिचमेंट। बराबर डिस्कशन चल रहा था, 4th राउंड टॉक भी होने वाली थी ओमान में, बट यूएसए ने इसराइल को पिंच क्यों किया कि आप स्ट्राइक कर दो, ये गलत है। यूएसए ने गलत किया है ईरान के ऊपर। इवन जो खमेनी है, जो अली खमेनी है, वहाँ के ईरान के रेवोल्यूशनरी लीडर, मेन लीडर जो हैं, उन्होंने अपने सक्सेसर ही बना दिए कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो इस वार को तुम कंटिन्यू रखना। और अब ये वार खत्म होने वाला नहीं है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, या तो इससे लंबा समय का चलना है, क्योंकि ये खत्म पहले हो सकता था अगर यूएसए इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। यूएसए अगर मीडिएटर बन जाता इसराइल और ईरान के बीच में, तो ये वार खत्म हो सकता था। इवन मैंने एक वीडियो जब बनाया था, जब इसराइल की लेबनान से वार चल रहा था, तब ईरान ने कई सारी 20 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर छोड़ी थी,
इवन मैंने उसका एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया था आपके लिए, आप दे सकते हो एडिटोरियल सेक्शन में, वो वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है। इवन वो बैलिस्टिक मिसाइल जो स्ट्राइक करी थी ईरान ने, वो खत्म हो गया था। अब ये खत्म नहीं होने वाला है, मेरा ओपिनियन ऐसा मानना है, ये लंबे समय तक चलेगा। इवन वेस्ट एशिया ये डिस्ट्रॉय होने की पूरी कगार पे है। कभी सीरिया का इशू आता है, कभी इराक का इशू आता है, कभी इसराइल गाजा आ जाते हैं, कभी ईरान आ जाता है। इनका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ये चाहते क्या है। इवन जो बहरीन, जो गल्फ कंट्री की एक बहरीन है, गल्फ कंट्री बहरीन, बहरीन कंट्री में भी यूएसए का बेस है। इवन बहरीन ने अभी जितने भी जो एयर स्पेस है वो टेम्पररी क्लोज कर दिया है। जितने भी एयर स्पेस हैं वो टेम्पररी क्लोज कर दिए हैं, टेम्परेरी क्लोज कर दिया है। अब टेम्परेरी क्लोज करने से क्या होगा, देखो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर होगा क्या। देखो अगर क्लोज इसलिए की है कि अगर कोई भी फ्लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर स्पेस में दिखता है तो वो इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसका मतलब है एयर स्पेस को बंद करना। अब कोई भी कंट्री अपने फ्लाइट को नहीं भेज सकती। अब इससे जितना भी इशू चल रहा है, इवन इंडिया का कंसिक्वेंस क्या निकलेगा, इंडिया को क्या इफेक्ट पड़ना है। इवन मोदी साहब ने ईरान के जो लीडर हैं खमेनी और जो प्रेसिडेंट हैं मसूद फैजी, उनसे डिस्कस भी किया। इवन उनसे बोला कि इस इशू को डायलॉग और डिप्लोमेसी से डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करिए, बिल्कुल रिजॉल्व कर लीजिए, राउंड टेबल की तरह बैठ जाइए, आप डिस्कस कर लीजिए, इसको ख़त्म करिए, पीस रखिए वेस्ट एशिया में, बिकॉज इट लीड टू डिस्ट्रॉय दी मोस्ट ऑफ द डिफिकल्टी इन फ्रंट ऑफ इंडिया। कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, देखो मैं बताता हूँ इंडिया को इफेक्ट क्या पड़ेगा, अपन एक ही समझते हैं। देखो सबसे पहले अपन समझते हैं जो कतार के जितने भी बेस पर अटैक हुआ है, मतलब जितने भी नहीं, यूएसए का एक बेस है अल उदीद, इस पर अटैक हुआ है। तो कतार में हमारे इंडियन सिटीजन कितने रहते हैं, अगर देखा जाए तो कतार में अभी 8 लाख इंडियन सिटीजन स्टे कर रहे हैं। इवन 20,000 इंडियन कंपनी वर्किंग इन कतार। इवन 60,000 इंडियन स्टूडेंट इन कतार। इवन 4,500 टीचर्स एंड फैकल्टी ऑफ इंडियन नेशन, इंडियन सिटीजन इन कतार। और अगर देखा जाए तो 2017 से लेकर 2025 तक इंडियन कंपनी इन्वेस्टेड USD 350 मिलियन, इतना 350 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है इंडियन कंपनी, अगर 2017 से 2025 तक देखा जाए तो। ये इंडिया का लॉस है। अब इंडिया का दूसरा लॉस क्या होगा, देखो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब ये क्या है, देखो इट इज अ रूट फॉर ऑयल इंपोर्टिंग इन इंडिया। देखो जैसे आप जानते हो कि ईरान से अपन कई सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इवन अभी ये इसराइल और ईरान के इशू के चक्कर में इंडिया को डर था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ना कर दे ईरान। इससे क्या होगा कि इंडिया का लॉस होगा, जो ऑयल इंपोर्ट कर रही है ईरान से, इसका कई सारा लॉस होगा। क्लियर, समझे मेरी बात को। तो यही देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद कर दिया है ईरान ने, और इंडिया का कई सारा लॉस होना है, क्योंकि अब ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पाएगी, अब दूसरी कंट्री पर डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे अभी मैं न्यूज़ देख रहा था कि रशिया, यूएसए और अदर कंट्री से ऑयल इंपोर्टिंग के लिए इंडिया अप्रोच कर रही है। इवन वहां से बढ़ गया है, ईरान से रिड्यूस होते जा रहा है, समझे।
इवन वी आर गोइंग टू एक्सेस द सेंट्रल एशिया, वी डिमांडेड द ईरान टू ओपन दी चब्बार पोर्ट, चब्बार पोर्ट को ओपन कर दीजिए जिससे इंडिया को बेनिफिट मिल सके। इंडिया के लिए चब्बार पोर्ट को ओपन कर दिया क्योंकि इंडिया के कई सारे काम रुक जाएंगे। जैसे अपन देखते हैं इंडिया का पहला काम रुकेगा, इंडिया मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। 2023 जब G20 की मीटिंग हुई थी इंडिया के अंदर, तब ये डिसीजन लिया गया था मोदी साहब ने कि हम भी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे दैट कनेक्ट दी इंडिया टू द यूरोप थ्रू वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट के जरिए। समझे मेरी बात को? और यही हुआ। ये अब प्लान कुछ टाइम के लिए वी कैन से डिले हो सकता है हमारा। समझे मेरी बात को? अभी क्रोशिया और साइप्रस कंट्री गए। इवन बोथ कंट्री आर रेडी टू कोऑपरेट विद इंडिया इन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी। समझे मेरी बात को? अब ये ट्रेड का इशू हो जाएगा, ट्रेड डिफिसिट बढ़ सकता है, इवन हमें दूसरी कंट्री पर डिपेंड होना पड़ेगा। इवन ऑयल की प्राइस भी इंक्रीज हो सकती है। ऑयल की प्राइस इंक्रीज होगी तो दैट निगेटिवली इफेक्ट टू द इंडिया, इसको निगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा इंडिया को। तो यही देखते हुए इंडिया को भी कई सारा लॉस होना है। इवन कई सारे सिटीजन कतार में रहते हैं बिकॉज कतार के अंदर मोर ऑफ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है कतार के अंदर, इसलिए हमारे इंडियन सिटीजन कतार में ज़्यादा जाते हैं, कतार में जॉब करने। इवन इंजीनियर, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इवन डॉक्टर, नर्सेस, कई सारी कतार में जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट। तो ये सभी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इवन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब ने इवन कतार से रिक्वेस्ट करी है कि प्रोटेक्ट करो हमारे इंडियन सिटीजन को। इवन इंडियन सिटीजन को भी रिकमेंडेशन दिया है कि आप अपने घर में ही रहें, बाहर ना निकलें बिल्कुल भी। जितनी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन निकल रही है उसको फॉलो करें। अगर फॉलो नहीं करोगे तो ईरान कहीं भी अटैक कर सकती है कतार में। इवन ये वार लंबा चलना है, यूएसए नहीं मानेगी, यूएसए खुद रिटेलिएशन करेगी इसके लिए, और इसका कंसिक्वेंस ईरान झुकने वाली नहीं है। क्योंकि यूएसए ने पहले इनिशिएटिव रखा 3 न्यूक्लियर साइट पर ईरान की अटैक किया। इवन जो मैंने बताया, जो इसराइल ने प्रिजन पर अटैक किया, एविन प्रिजन पर, जिसमें फ्रांस के भी 2 सिटीजन थे, उनको जो भी है अटैक किया, तो उससे भी ईरान को थोड़ा झटका लगा है और ईरान बराबर अटैक करेगी। अब ईरान भी कम नहीं पड़ेगी, उन पर भी शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज इवन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि स्ट्राइक कर सकती हैं। जो भी उनकी रेंज में आएगा वो वहां तक स्ट्राइक करेंगी। ये पूरी कहानी है। अगर इस वार को ख़त्म करना है तो यूएसए को समझदारी दिखानी पड़ेगी, तभी ये वार ख़त्म हो सकता है, नहीं तो ये वार लॉन्ग टर्म तक का चलना है। अगर यूएसए इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि यूएसए को माना जाता है कि ये सबसे बड़ी मीडिएटर है, अगर यूएसए इस वार में इन्वॉल्व हो जाएगी तो डेफिनेटली ये वार तो लंबा चलना है, इस वार को तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो यही कहानी है पूरी, आप समझ गए होंगे। और आगे अगर कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा। मल्टी पार्टी पार्लियामेंट फ्रेंडशिप ग्रुप, देखो क्या है कि अभी मुंबई में 3 days नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एस्टिमेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की मीटिंग चल रही है। क्लियर? अब मैंने आपको पॉलिटी के कई सारे लेक्चर बताया कि एस्टीमेट कमेटी क्या होती है। देखो, एस्टीमेट कमेटी का वर्क होता है टू एस्टीमेट द बजट, estimate the budget for the government and recommend to the government, and it is the in the hand of the government to accept the recommendation of estimate committee or reject it. That is not foundation on the government. Clear? हम ऐसे बोल सकते हैं। अब क्या हुआ, एस्टिमेट कमेटी जो कि मेन कमेटी होती है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट्री कमेटी, इसके मैंने बताए थे कि 30 मेंबर होते हैं।
30 members, and this is the only committee that consists of all 30 member from the लोक सभा। कहां से? सारे 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं, और इसको हम फाइनेंशियल कमेटी भी बोलते हैं, बिकॉज एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, दीज थ्री कमेटी आर फाइनेंशियल कमेटी। याद रखना, क्लियर? पीएसी कमेटी जो चेयरमैन अपोजिशन पार्टी से होता है, 22 मेंबर, 15 फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा, बट चेयरमैन फ्रॉम सिंस 1967-68 से अपोजिशन पार्टी से इसका चेयरमैन होता है। पीएसी क्या करती है? जो भी गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है उन सभी की अकाउंटिंग करती है, और रिपोर्ट को वी कैन से स्टडी करती है, स्क्रूटनाइज करती है ऑफ द सीएजी। क्लियर? याद रखोगे ये सारे पॉइंट है। अब देखो, इस मीटिंग में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला कौन है जी? लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर हैं। इन्होंने बड़ा ही अच्छा कुछ बोला है, और मुझे लगता है कि इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए। वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव प्रोवाइडेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ठीक है, इन्होंने बोला है कि मल्टी पार्टी पार्लियामेंट फ्रेंडशिप ग्रुप होना चाहिए। अब ये है क्या? देखो, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप क्या है? देखो, मल्टी पार्टी वी कैन से, इसमें जितने भी मेंबर होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से लिए होंगे। इवन कई सारी कंट्री में भी ये पार्लियामेंट्री फ्रेंडली ग्रुप है, हमारे इंडिया में नहीं है मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री फ्रेंडली ग्रुप। ये करेगा क्या? ये दूसरी कंट्री के काउंटर पार्ट से डिस्कस करेगा। क्या करेगा? जितने भी अदर कंट्री काउंटर पार्ट होंगे, अदर कंट्रीज, जो भी अदर कंट्री की पार्लियामेंट्री होंगी, वहाँ के मेंबर होंगे, काउंटर पार्ट बोलते हैं उनको, काउंटर पार्ट, सेम पोजीशन, क्लियर? काउंटर पार्ट, इन सभी से डिस्कस करेंगे टू वी कैन से एडॉप्टिंग दी वी कैन से हाउसिंग प्रोसेस और दी हाउसिंग प्रोसेस, कि हाउस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आपके यहाँ पर पीसफुली हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, आप हमें ये चीज़ बताइए कैसे करते हो, क्या करते हो। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्कशन क्या होता है? देखो, डिस्ट्रक्टिव डिस्कशन, जो भेड़ बकरियों की तरह पार्लियामेंट में चिल्ला रहे हैं, जो मच्छी बाजार या फिर सब्जी मंडी की तरह जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो सभी डिस्ट्रक्टिव डिस्कशन में आएगा। कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन मीनिंग वी कैन से, आप गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करिए, बट फॉर द पब्लिक इंपोर्टेंस, फॉर दी वेलफेयर ऑफ द पब्लिक इंपोर्टेंस, उसके लिए आप गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि दिस पॉलिसी इज नॉट रिलीवेंट फॉर द पब्लिक इंपोर्टेंस, देन यू शुड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड चेंज दैट पर्टिकुलर पॉलिसी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्लियर? समझे मेरी बात को? तो दैट इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। तो यही होना चाहिए, पार्लियामेंट्री फ्रेंडली ग्रुप होना चाहिए इंडिया के अंदर, सेटअप होना चाहिए, जिससे क्या हो कि हम दूसरी पार्लियामेंट के काउंटर पार्ट से डिस्कस कर सकें, और उनके साथ वी कैन से जितनी भी हाउसिंग प्रोसेस हो रही है उसको एडॉप्ट कर सकें। उनके यहाँ अच्छी प्रोसेस होती है, इवन खराब प्रोसेस को नहीं, फिर तो हम उनको सिखाएंगे। अगर हमारे यहाँ कुछ अच्छा है तो हम उनको सिखाएंगे, और अगर उनके यहाँ कुछ अच्छा है तो हम उनसे सीख के आएंगे और अपनी पार्लियामेंट में एडॉप्ट करेंगे। कोई भी फीचर है, जब क्वेश्चन अवर है हमारे इंडिया में, 0 अवर है, क्लियर? कई सारी प्रोसेस है, सेशन है, कितने तरह के सेशन है। अगर कोई भी नई प्रोसेस आती है, कोई दूसरी कंट्री अडॉप्ट कर रही है, हमें लग रहा है कि हाँ हमारे इंडिया में ये चीज़ काम कर सकती है, तो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। क्लियर? यही कहानी है। तो ओम बिरला जी ने अच्छा बोला है, पार्लियामेंट्री फ्रेंडली ग्रुप होना चाहिए। क्लियर? डोभाल एंड राजनाथ सिंह विजिट इन चाइना। देखो, अभी सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट की मीटिंग होनी है। क्लियर?
अभी मीटिंग होनी है और हमारे अजीत डोभाल साहब पहुंच चुके हैं। कौन पहुंच चुके हैं? अजीत डोभाल साहब पहुंच चुके हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। और इवन राजनाथ सिंह साहब भी, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, ये भी जा सकते हैं चाइना, और इनकी विजिट हो सकती है फ्रॉम 25 जून टू 27 जून। अब हमारे अजीत डोभाल साहब तो पहुंच चुके हैं, अभी हम राजनाथ सिंह साहब नहीं पहुंचे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब पहुंचेंगे। अगर पहुंचते हैं ठीक है, नहीं पहुंचते हैं तो अजीत डोभाल साहब से ही काम चलाएंगे। क्या है, अजीत डोभाल साहब पहुंच चुके हैं और वहां के चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से डिस्कस किया। फॉरेन मिनिस्टर कौन है वहां के? वैंग ई। मैंने कई बार आपको बताया, वैंग ई आके फॉरेन मिनिस्टर है। इवन दिसंबर में भी अजीत डोभाल साहब चाइना गए थे, बीजिंग गए थे। बीजिंग में इवन चाइना से डिस्कस करके आए थे कई सारे पॉइंट पर। इवन कंसेंसस हुआ था, जो कि सिंस 2020 से जो भी स्टैंड ऑफ चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख में, उस सभी को कंट्रोल किया। इंडिया ने डिस्कस किया चाइना के साथ, चाइना ने भी रेडी हो गई कि हाँ वी आर बोथ कंट्री आर पीसफुल, हम खत्म करते हैं। इवन कई सारा इनमें डिस्कशन हुआ कि डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट होगी, डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन बोथ कंट्रीज। क्लियर? रिजम्पशन मानसरोवर यात्रा स्टार्ट होगी। इवन बायलैटरल रिलेशन को और एनहांस कराया जाएगा। बायलैटरल रिलेशन, इवन ट्रेड डील, इवन नथुला पास को भी ओपन करा जाएगा। दैट एनहांस द ट्रेड। अब ये कौन सी स्टेट में? ये है सिक्किम में। एक ही पास है दैट कनेक्ट दी चाइना और इंडिया, नथुला पास। क्लियर? याद रखना, ये सिक्किम में है। अब ये सारा डिस्कशन हुआ। इवन सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है, अभी हुई नहीं है, स्टार्ट ये डिस्कशन चल रहा है। इवन चाइना से रिक्वेस्ट करा गया कि काउंटर टेररिज्म पर, क्योंकि देखो अभी इंडिया पूरा फोकस कर रही है कि पाकिस्तान को पूरी टेररिस्ट कंट्री की तरह बदनाम किया जाए। काउंटर टेररिज्म को खत्म करना। इवन चाइना इज रेडी टू कोऑपरेट विद इंडिया फॉर काउंटर टेररिज्म। इवन इंडिया ने चाइना से बोला कि आपने बहुत गलत किया। जो 4 दिन का इंडिया और पाकिस्तान का छोटा सा एक वार चल रहा था, उसमें चाइना ने कई सारे आर्म एम्यूनिशन, इवन कई सारी हेल्प करी थी पाकिस्तान की। तो आपको ऐसे न्यूट्रल रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा चाइना जी। आप बिल्कुल, आपको गधे चाहिए तो गधे ले लो। क्लियर? बट इंडिया पर इंटेलिजेंट लोग चाहिए तो आपको गधे छोड़ के इंटेलिजेंट लोगों पे आना पड़ेगा, इंडिया से कोऑपरेट करना पड़ेगा, इवन बैलेंस ट्रेड करना पड़ेगा। क्लियर? हम जानते हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट इसलिए करते हैं क्योंकि वी आर इन द गुड पोजीशन इन टर्म ऑफ ट्रेड। समझे मेरी बात को? अगर ये गुड पोजीशन ट्रेड में नहीं होंगे तो ये कभी कोऑपरेट नहीं करेंगे। अगर हम ट्रेड सरप्लस में चले गए चाइना के साथ तो ये कभी कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दुश्मन है। समझे? इसलिए ये पाकिस्तान को बैक करते हैं। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। जो टर्की ने किया हमने उसको जवाब दिया। हम साइप्रस कंट्री गए 23 साल बाद, हमारे मोदी साहब, और साइप्रस के साथ कई सारे डील करी। इवन टर्की और साइप्रस का इशू था, इसलिए हमने साइप्रस गए। इवन टर्की को पता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट है आपका साइप्रस के साथ, तो दुश्मन दोस्त होता है, एज पर दी कौटिल्य और चाणक्य ऑफ दी चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? याद रखोगे? चलते अपन। इंडिया रिसीव 2025 ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस्ट अवार्ड। देखो क्या है कि इंडिया को अभी ग्लोबल टबैको कंट्रोल के लिए इंडिया ने कई सारा अवेयरनेस इंडिया के अंदर बढ़ाया कि टबैको कंप्लीटली इलिमिनेट होना चाहिए इंडिया के अंदर। लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाया कि टबैको कॉज दी हार्ट डिसीज
और दी ईसीजी कराना पड़ेगी, पैसे खर्च होंगे, इवन आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है अगर टोबैको खाते हैं तो इसी को देखते हुए इंडिया ने जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं टबैको कंट्रोल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था टू एनहांस दी अवेयरनेस इन इंडिया टू कंट्रोल दी टबैको कंजम्पशन। इसी के लिए इंडिया 6th कंट्री बनी है जिसको ये अवार्ड मिला है कि इंडिया ने टबैको कंट्रोल के लिए कई सारा अवेयरनेस, इंडिया में कई सारा वीकेंड से अवेयरनेस, इवन इसको कंट्रोल करने में कई सारा प्रयास किया। क्लियर, देखते हैं। देखो क्या है, 2000 ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस्ट अवार्ड मिला है इंडिया को। इवन मैं क्या बता रहा था इसमें कि हाँ, ये अवार्ड, ये इंडिया 6th कंट्री है। 5 कंट्री के नाम जानते हैं। पहली है मॉरिशस, दूसरी है मैक्सिको, तीसरी है मोंटागुआ, ऐसे ही कुछ नाम है, देख लेना आप, ठीक है, मोंटुगुआ, क्लियर, हाँ मोंटुगुआ। देन आफ्टर फिलीपींस के बाद एक और कंट्री है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक और कंट्री है, क्लियर, फिलीपींस। और इंडिया 6th कंट्री बनी है ऐसा अवार्ड प्राप्त करने वाली, क्योंकि इंडिया हैज डन ट्रिमेडियस वर्क टू कंट्रोल द टोबैको कंजम्पशन ऑफ इंडियन सिटीजन। क्लियर, समझे, चलते बनाएंगे। तेलंगाना टॉप इन चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग नेटवर्क। देखो अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें 2017 से लेकर 2025 तक, वी कैन से एक साल बोल सकते हैं, इंडिया की कई सारी एनजीओ ने चाइल्ड लेबर और ट्रैफिकिंग को नियरली 52,000 पीपल को चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर से हटाया है, इवन बचाया, रेस्क्यू किया है उनको एनजीओ ने। और ये करने वाली पहली स्टेट, 3 स्टेट टॉप पर रही है। जैसे तेलंगाना का देखा जाए तो तेलंगाना ने 11,063 बच्चों को चाइल्ड लेबर और ट्रैफिकिंग से वीकेंड से रेस्क्यू किया है। इसके बाद बिहार ने 3,974 वीकेंड से 3,974 पीपल को रेस्क्यू किया है बिहार में। तीसरी है राजस्थान, थर्ड 3,847 पीपल को रेस्क्यू किया है इन राजस्थान स्टेट। और अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में 38,388 FIR रजिस्टर्ड हुई है रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग, एंड 5,809 पीपल अरेस्ट हुए हैं जो भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं। क्लियर, अब ये चाइल्ड लेबर अधिकतर कहाँ पर है, तो जैसे मसाज पार्लर, इवन कई सारे होटल मोटल, यहाँ से रेस्क्यू किया है लोगों को। तो ये अच्छी बात है। हमारे इंडिया में चाइल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में एक कानून भी है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड लेबर एक्ट है, कुछ 1986 में आया था, देख लेना आप, मेरे हिसाब से 86 में ही चाइल्ड लेबर का एक्ट आया था। मैंने पढ़ाया भी था, इवन मेरा एक शॉर्ट भी पढ़ा है चाइल्ड लेबर के ऊपर, देख लेना, मिल जाएगा आपको, शॉर्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसी को देखते हुए ये इंडिया अच्छा अप्रोच कर रही है कि चाइल्ड लेबर और ट्रैफिकिंग को कंट्रोल कर रही है। इवन हमारे इंडिया में अच्छा जा रहा है कि तेलंगाना अच्छा कर रही है। इवन तेलंगाना और बिहार में आप मार्जिन देखिए कि कहाँ 3,000, कहाँ 11,000, तेलंगाना ने बहुत बड़ा ट्रिमेंडियस वर्क किया है। और चाइल्ड लेबर ये मेंशन करके आ सकते हो आप, क्लियर, तो इसको मेंशन करोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर, चलते पढ़ाएंगे। आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट। देखो सिंस वन ईयर इंडिया और आसियान की 9 मीटिंग हो चुकी है। इंडियन एंड आसियान की 9 मीटिंग हो चुकी है। 9 मीटिंग। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें 10 मेंबर हैं। मैंने यार कहीं पढ़ा था कि इसमें एक और मेंबर कोई छोटा सा आइलैंड है वो भी जुड़ गया है, बट क्यों मेंशन नहीं करा है, फिर मैंने चेक भी किया था, 11 दिखाया, टोंगो मोंगो शायद जुड़ा है कोई, देख लेना 11 मेंबर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। 10 मेंबर है परमानेंट मेंबर। कौन कौन से देख लेते हैं? म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया,
फिलीपींस, ब्रूनी, इंडोनेशिया, ये 10 मेंबर। और ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन 1967 में बनी थी और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है आसियान की, जिसने आसियान कंट्री, जो गरीब कंट्री थी, इनको आगे बढ़ाया, बड़ा प्रोग्रेस करवाया आसियान ग्रुप ने। तो इसी के साथ इंडिया भी कोऑपरेट करती है क्योंकि आसियान प्लस की इंडिया मेंबर है। क्लियर, आसियान प्लस की इंडिया मेंबर है। तो इसी के साथ इंडिया ने भी एक बोला कि अपन गुड एग्रीमेंट एक साइन कर लेते हैं इंडिया और आसियान के बीच में, जिससे क्या होगा कि इंडिया 71% टैरिफ रिलीफ देगी आसियान कंट्री को। इवन इंडोनेशिया जो कंट्री है, ये इंडिया को वी कैन से 41% टैरिफ रिलीफ देगी इंडिया को। दूसरी है वियतनाम, वियतनाम देगी 66.5%, याद रखना। क्लियर, थाईलैंड देगी 67%। इस एग्रीमेंट में ये भी बोला है 67% रिलीफ देगी टैरिफ में। अब इसी को देखते हुए इंडिया और आसियान के बीच में कोई भी डील नहीं हो पा रही है, फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है एग्रीमेंट। इवन इंडिया ने इसके लिए ऑब्जेक्शन उठा दिया, क्या कि चाइना को बेनिफिट मिल रहा है इस एग्रीमेंट का। चाइना को कैसे बेनिफिट मिल रहा है? रीरूट के जरिए। क्या बेनिफिट मिल रहा है? रीरूट के जरिए चाइना को बेनिफिट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? देखो क्या करती हैं, जो आसियान की 10 कंट्रियां हैं, ये चाइना से रॉ मटेरियल खरीदती हैं। क्या खरीदती हैं? रॉ मटेरियल खरीदती हैं और उनको फिनिश करके इंडिया में एक्सपोर्ट करती हैं। तो बेनिफिट किसको मिला? इनडायरेक्टली चाइना को मिला, और इसी को बोलते हैं रीरूटिंग प्रोसेस। चाइना क्या कर रही है? चाइना तो एक्सपोर्ट कर ही रही है इंडिया में, बट रीरूट भी कर रही है इंडिया में रीरूट भी कर रही है। तो इसी चीज़ का डिस्कशन चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो यही पूरी कहानी है। अगर डील साइन हो जाती है तो इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। अगर देखा जाए तो इंडिया का एक्सपोर्ट तो डबल हुआ है, एक्सपोर्ट डबल हुआ है आसियान के साथ, बट इंपोर्ट भी 3-4 गुना और 5 टाइम्स भी बढ़ गया है इंपोर्ट भी आसियान से। क्लियर, क्योंकि आसियान क्या कर रही है, ये एग्रीमेंट का बेनिफिट मिल गया। तो अगर इंडिया के साथ एक डील हो गई, साइन बिल्कुल कंफर्म हो गया, तो इसको आसियान को बेनिफिट मिलेगा। इसलिए इंडिया भी डिले करते जा रही है, बट इंडिया को करना चाहिए। गुड्स एग्रीमेंट है, अच्छा है, बेनिफिट मिलेगा इंडिया को, क्योंकि चाइना को अपन कंट्रोल कर लेंगे, रीरूट की प्रोसेस अपन उठा लेंगे कहीं भी। क्लियर, तो इसी के साथ 24 जून के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब मैं आपको रेगुलर मिलूंगा, संडे को भी मिलूंगा, अगर कोशिश हुई तो संडे को ही मिलूंगा, क्योंकि हर संडे को मैं बाहर नहीं जाता हूं। बट याद रखना, ये न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो आपको दिन में 12 बजे मिलेगा रेगुलर बेसिस पर। अब क्योंकि मैंने टाइमिंग बढ़ाने का कारण यही था कि मुझे कंटिन्यूटी को मेंटेन करना था, जो इतने दिनों से गैप था। क्लियर, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।